Hello everyone. As you know that I have been teaching you about the syntax and in details I have told you each and everything about syntax. Okay, let us see the next thing here. I have written here अंग्रेजी लिखें और बोलें. इस बात को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये टाइम का वेस्टेज होगा कि सिंटेक्स क्या है. ठीक है ना. अब आइए इसी कंटिन्यूशन में हम देखते हैं कि हम आपको एक नई चीज क्या बताने जा रहे हैं. मैंने लिखा हुआ है कि आइदर और, नाइदर नॉर. समटाइम्स इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं निदर भी होता है. ओके, और इधर भी बोला जाता है. ठीक. और सेकंड थिंग, थर्ड वन इज एज वेल एज. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रूल फॉर्मेशन किया है. मैंने नहीं किया है, मतलब लिखा हुआ है, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, रूल नंबर 1 क्या है? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट उपरोक्त से जुड़े हों, उपरोक्त मीन्स दिस दिस एंड दिस. ओके, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब आपका सिंगुलर होता है. लेट अस सी विद एग्जांपल्स. उदाहरण के साथ देखा जाए कि क्या वो कहना चाह रहा है और कैसे ये होता है. मैंने लिखा हुआ है आइदर राम और श्याम हैज डन इट. रूल क्या है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, तो या तो राम ने किया है या तो श्याम ने किया है. तो एज पर रूल हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वर्ब हमारा हैज है. ऐसा नहीं है कि हम राम और श्याम दोनों को कंबाइन करके, दोनों को जोड़ कर कहेंगे कि नाउ इट हैज बिकम ए प्लूरल. एज पर रूल यहां पर हमने हैज का प्रयोग किया हुआ है. अदरवाइज क्या होता है? हैव होता. ठीक. दूसरा एग्जांपल देखें. नाइदर राम नॉर श्याम हैज डन इट. रूल वही है, न तो राम ने और न तो श्याम ने किया है. तो फिर वंस अगेन इसके साथ वर्ब क्या बन रहा है? हैज का प्रयोग हो रहा है. ठीक. राम एज वेल एज श्याम इज ए प्लेयर. राम और श्याम दोनों ही एक खिलाड़ी हैं. दो की बातें करते हैं, लेकिन एज पर रूल हमें क्या इस्तेमाल करना है? क्योंकि राम भी सिंगुलर है और यहां पर श्याम भी सिंगुलर है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए? सिंटेक्स तो यही है ना कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन. ठीक. तो हमने यहां पर इस्तेमाल किया है क्या? इसका प्रयोग किया गया है. रूल नंबर 2, लेट अस सी क्या रूल नंबर 2 कहता है. अब मैं आपको यहां एक लिखा है कि यदि अलग अलग दो नंबर्स और पर्सन को दो सब्जेक्ट, यहां पर देखिए क्या है, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों, तो वर्ब उस वाक्य के पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल होगा. ठीक. हमने क्या लिखा हुआ है? यू एज वेल एज ही आर टायर्ड ऑफ दिस. आप और वह दोनों ही इसके कारण थक चुके हैं. अब देखिए क्या है, हमने लिखा वर्ब उस वाक्य के पहला सब्जेक्ट यहां पर क्या है? पहला सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ यू का वर्ब क्या होता है? आर होता है. इसीलिए हमने जो है जब एज वेल एज का प्रयोग किया है तो ही के साथ, ऐसा नहीं कि हमने ही देखा तो हमने इज लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है. रूल के हिसाब से जो है पहला सब्जेक्ट आपका यू है, तो यहां पे वर्ब का जो प्रयोग किया गया है वो आर किया गया है. फिर देखिए यहां पर दूसरे सेंटेंस में, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर देयर. मेरे माँ बाप दोनों ही वहां थे. ठीक है. यहां पर भी देखिए क्या है, यहां पर माई पेरेंट्स है, तो माई पेरेंट्स क्या है? ए प्लूरल है. ओके. फिर एज वेल एज जुड़ा हुआ है. रूल के हिसाब से क्या है? फर्स्ट के साथ आई वर देयर, हम वहां, मैं वहां था, हम वहां थे. ठीक है. लेकिन अगर आप ऐसे सोचते तो आपको लगता है कि यार ये तो आई है, आई के साथ तो हम एम यूज करते हैं, आई के साथ वाज प्रयोग करते हैं, तो वर्ब क्यों हुआ? वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रूल जो बताया आपको है
कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्ब का आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक, लेट अस सी रूल नंबर 3। जब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट ही ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई भी चीज डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि किस में कोई सिंगुलर है कोई प्लूरल है। तो जब दोनों ही प्लूरल है तो नो डाउट कि वर्ब जो हम प्रयोग करेंगे दैट विल बी द प्लूरल। ओके, नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग, न तो आप गलत हैं और न तो मैं गलत हूं। मतलब क्या है कि ना आप दोषी है ना मैं दोषी हूं। तो ऐसे केस में क्या है कि अब आप ये देखिए, नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग, यहां पर ये चीज लागू नहीं होता है जो पहले में है कि भाई अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हम आर प्रयोग करेंगे, नहीं, क्योंकि एम आई के साथ जो है एम का भी जो प्रयोग किया गया है तो वो एज ए प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल किया गया है। न तो हम आई इज लिख रहे हैं न तो आई वॉज लिख रहे हैं, तो ये चीज हमने जो प्रयोग किया है वो एम के फॉर्म में है। दूसरा क्या आता है फिर, वंस अगेन आइदर गर्ल्स आर बॉयज वर देयर। ठीक, अब आप यहां पर देखिए, या तो लड़के या लड़के वहां थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या है कि गर्ल्स भी प्लूरल है और बॉयज भी प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली जो है बॉयज के साथ हमको वर्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक, रूल नंबर 4, जब दो सब्जेक्ट्स आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब समीप वाले, अब इस चीज को यहां पे बहुत अटेंटिवली देखिए कि मैंने क्या लिखा, समीप वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहां पर देखिए नाइदर ही नॉर यू आर, अब यहां पर फर्स्ट तो ही है लेकिन एज पर रूल जो समीप का नाम है वो क्या चीज सब्जेक्ट है, यू है, तो यू के साथ हम हमेशा प्रयोग करेंगे आर, क्योंकि एज पर रूल जो है यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिंगुलर तो है, दो सब्जेक्ट हैं लेकिन इसके सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ही लेकिन जो समीप का है उसका हम इस्तेमाल किए हुए हैं, तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया। न तो वह न तो आप गलत हैं। देख, ठीक है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर टीचर इज हैप्पी, न तो विद्यार्थी या न तो शिक्षक खुश है प्रसन्न है और न तो विद्यार्थी प्रसन्न है और न ही टीचर। अब यहाँ पे देखिए टीचर क्या है, सिंगुलर है, हमने क्या प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया हुआ है। क्यों, क्योंकि एजपुर समीप का वर्ब क्या है, समीप का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया गया है। इन द सेम वे आप ये देखिए, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्लूरल आ गया है, यहाँ पे हमने फिर आर का प्रयोग कर दिया है, या तो शिक्षक या तो विद्यार्थी वहां है। आइदर स्टूडेंट्स और टीचर इज देयर, अब फिर वंस अगेन देखिए, या तो विद्यार्थी या तो शिक्षक वहां पर है, तो यहां पर फिर क्या है, करीब का क्या है, टीचर है, वर्ब के करीब का क्या है, सब्जेक्ट टीचर है, स्टूडेंट पहले है, इसलिए एज पर रूल जो है हमने आपको इसका प्रयोग करना यहाँ पे इस तरीके से सिखाया है। अब आप देखिए कि जब मैं आपको इस तरह की चीज़ों को पढ़ाता हूँ तो मैं जानबूझ करके उसको ट्रांसलेट भी करता हूँ। क्यों, क्योंकि जो हिंदू मीडियम के स्टूडेंट पहले तो कभी कभी उनको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश में ही क्या कहा गया है, तो जब इंग्लिश में क्या कहा गया वो समझेंगे नहीं तो उनको रूल्स कैसे मालूम होगा, रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे, नियम का कैसे पालन करेंगे। इसीलिए जो चीज़ें मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या कह रहा है तो वर्ब क्या है। इस हिसाब से आप हर एक चीज़ का ट्रांसलेशन भी साथ के साथ सीखते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि टेंस अगर आप सीखेंगे और अगर आपने सिंटेक्स को सही तरीके से 1 बाय 1 आप सीखते चले आ रहे होंगे या कुछ चीज़ें मान लीजिए नहीं भी सीखे, अगर आप उसको कंटिन्यूशन रखेंगे तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा, अगर आप सब्जेक्ट में ग्रामर पढ़ रहे हैं, चाहे नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो चीज़ें हैं वो तो खैर मैं बात बताऊंगा, कम से कम पहले आप ट्रांसलेशन में तो वेल वर्स्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।